नमस्कार बच्चों, क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 रासायनिक प्रक्रियाएं एवं समीकरण। थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया क्योंकि किताब मौजूद नहीं थी हमारे पास, किताब अभी मिली है पढ़ा है। तो क्लास 10th का साइंस रासायनिक प्रक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब होता है जैसे आम आपका पक गया तो आम पहले कच्चा था तो उसके अंदर आम चीज़ का बना तो रासायनिक केमिकल सब्सटेंस का बना। अब उसके अंदर समय के साथ साथ कुछ क्रियाएं हो रही तो क्रिया की वजह से वो पहले खट्टा था बाद में मीठा हो गया, बन गया। और एवं समीकरण, और उसका समीकरण कैसे लिखा जाए, यही हमारा पाठ है। तो रासायनिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं इसको हम लोग समझेंगे और समीकरण को कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को समझेंगे। तो अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देता है। कमरे का ताप गर्मियों में, तो गर्मियों में टेम्परेचर बाहर का जो होता है तो 40-45 डिग्री जो भी हो रहता है। कमरे का तापमान हम लोग जैसे गर्मियों में हम लोग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं। उससे कम जैसे ठंडा मौसम में तो हम 20, तो कमरे का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाता है। तो गर्मियों में कमरे का तापमान थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में अगर हमने दूध को खुला छोड़ रखा है तो क्या होगा। दूसरा, लोहा या कोई भी लोहा हो, चाहे तवा हो, तसला हो, कील हो, अगर आर्द्र वायुमंडल, आर्द्र का मतलब थोड़ा सा नमी, हवा में नमी हो, उसमें उसको खुला छोड़कर रख दिया जाए तो क्या होगा, अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर हम रखते हैं, धीरे धीरे पक जाता है, सड़ने लगता है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाते हैं, हम सांस लेते हैं। ये जो भी हमने लिखा है ये सारी चीज़ें रासायनिक प्रक्रियाएं, सारी चीज़ें रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। अगर हमने दूध को खुला छोड़ रखा है तो देखते हैं हमारा दूध फट जाता है। कैसे फटा, तो भाई हवा में ऑक्सीजन है, इसके साथ साथ गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो फट जा रहा है। तो इसका मतलब उसके अंदर कोई रासायनिक प्रक्रिया होगी। लोहा है या कोई सरिया है, कुछ भी है, खीला है, अगर हम उसको छोड़ देते हैं और वहाँ नमी हो और हवा चल रही हो, हवा में क्या, हवा का ऑक्सीजन, वायुमंडल में से हमेशा ऑक्सीजन जो है सबसे क्रियाशील होती है, वही क्रिया करती है। तो हवा उस लोहे पर धीरे धीरे, और नम अगर हवा है तो कुछ पानी की मात्रा मिल जाती है तो जंग लगता है। अंगूर पर भी हवा और गर्मी की वजह से सड़न उत्पन्न होने लगती है, सड़ जाता है। भोजन पकाते हैं हम, भोजन को भी हमें गर्म करना पड़ता है। भोजन भी जो है रसायन है, भोजन जो हम खाते हैं वो सब रसायन है। हमारा पूरा शरीर रसायन का बना हुआ है। तो रसायन जो हम पढ़ रहे हैं, तो रसायन का मतलब सारी वस्तुएं जो भी रासायनिक चीज़ों से बनी हुई है। भोजन पकाया जाता है, गर्म करते हैं तो पकता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। अगर वो पक जाता है तो हम, जैसा आप लोग जानते हो, खाना जब हम खाते हैं तो अंदर मथा जाता है, हमारा स्टमक जो होता है उसको मथता है। तो खाना भी जब हम पकाते हैं गर्म करके तो वह भी एक प्रकार से मथ रहा है, तो वो नरम हो जाता है, पाच्य हो जाता है। जब हम उसको खाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो, हमारे अंदर जो मांसपेशियाँ हैं वो उसको पचा लेते हैं। हम सांस लेते हैं, सांस लेने में भी हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यह भी रासायनिक प्रक्रिया है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पहले हमारी जो वस्तु थी दूध थी, अब दूध में कुछ बदलाव हो गया। लोहे में जंग लग गया, उसमें कुछ बदलाव हो गया, अंगूर जो है वो खराब हो गया। भोजन हम पकाए, पहले कच्चा था फिर पक गया तो कुछ बदलाव हुआ। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब उसको आप फेकल मैटर को जब आप निकालेंगे तो उसमें बदलाव होगा। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन, तो हर जगह कुछ न कुछ बदलाव होता है।
तो पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अपक्रिया वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अपक्रिया है और कोई भौतिक है। तो जैसे लोहा है, उसको हमने एक आरी से काट दिया, लोहा 2 टुकड़ों में हो गया, लेकिन लोहा ये जो था ये भी लोहा है, यह भी लोहा। तो लोहे में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो लोहा था वही लोहा है, 2 टुकड़े में हो गया। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप बोलोगे सर चलो इस लोहे को हम थोड़ा सा गर्म करते हैं और इसका हम खुरपी बना लेते हैं, तो क्या बदलाव हुआ? कभी नहीं बदलाव हुआ, वो खुरपी भी लोहे की है। तो ये भौतिक है। लेकिन एक कागज ले लिया हमने, कागज को हमने 4 टुकड़े में कर दिया, ये 4 टुकड़े भले हो गए लेकिन है तो कागज के ही, तो यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इस कागज को मैंने जला दिया तो ये राख हो गया। अब ये जो राख हो गई, तो ये कागज से अब ये राख हो गई, तो ये बदलाव हुआ, ये रासायनिक। लेकिन कागज का हमने टुकड़ा किया तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो भौतिक है। तो जब बदलाव होगा, और ज्यादातर रासायनिक अपक्रियाएं जब बदलाव होता है तो उसको प्राप्त वापस पुनः अवस्था में प्राप्त करना मुश्किल होता है, जबकि भौतिक अवस्था में जो है उसको वापस प्राप्त किया जा सकता है। कैसे मुश्किल होता है उसको भी हम लोग जानेंगे, फिलहाल एक आपके पास उदाहरण है, मैग्नीशियम की रिबिन है। मैग्नीशियम धातु है, धातु को हम जलाते हैं, जलाने के बाद क्या हो जाती है, वो जहाँ उसका राख गिर रहा है उसको एक आप प्लेट में गिराइए, रखिए। आपका जो मैग्नीशियम रिबिन थी वो जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख के रूप में आपको मिल जाती है। तो जलाने पे क्या हुआ, जलाने पर ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का क्रिया होती है और वो जलकर राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये एक रासायनिक क्रिया है। अब उस राख को वापस जो है हमें अगर मैग्नीशियम रिबन प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें प्राप्त किया जा सकता है, रासायनिक में भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिएक्शन करने पड़ते हैं। जब वो जलती है रिबिन तो सफ़ेद सफ़ेद लौ निकलती है और वो जलता है, और जो हमें मिलता है वो चूर्ण के रूप में मिलता है। तो वो एक धातु थी, धातु जो है जलने के बाद हमें चूर्ण के रूप में, राख के रूप में मिलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो ये एक प्रकार की हमारी रासायनिक अपक्रिया थी। इसी प्रकार हम और भी, जैसे हमने ले लिया एक हमारे पास, आप इसको देखिए, जैसे आपके पास ये, आपके पास एक फ्लास्क है, उसके ऊपर कार्क लगी हुई है, उसमें हमने एक कांच की नली लगा रखा है जो कि खोखली है, इसमें से गैस निकल सके। यह आपका शंक्वाकार शंकु के आकार का फ्लास्क है, इसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है। तनु का क्या मतलब है? तनु और सांद्र 2 चीजें होती हैं। तनु का मतलब डाइल्यूट, सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें पानी में अगर अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो सांद्र है, अगर पानी के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बहुत कम है तो वो तनु होगा। उसमें अगर हमने जस्ता डाला तो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में जो है कुछ गैस सा निकलता है। वो गैस कौन सी निकल रही है? H2 गैस निकल रही है। कैसे जानोगे कि H2 गैस निकल रही है? तो H2 गैस जानने के लिए अगर हम एक माचिस की तीली यहाँ ऊपर की ओर अगर हम लाकर जलाकर वहाँ रखते हैं तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, फुट 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 करके आवाज़ आती है। तो हमें मालूम पड़ता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जब भी आपके संपर्क में आती है तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया, कल मैं आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।